वेलकम टू ऑल एग्जाम हिमाचल। तो हम डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिसमें आज जो है हम पॉलिटी का सेक्शन जो डिस्कस करेंगे, जो सारे ही एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको पॉलिटी के कंप्लीट नोट्स चाहिए तो आप हमारे दूसरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, ऑल एग्जाम इंडिया। इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इजीली इस चैनल तक जो है पहुँच सकते हैं। तो आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये है, केंद्र सरकार का वर्ष 2014-15 बजट अनुमान के लिए राजकोषीय घाटे का प्रतिशत क्या था। तो ये करंट का क्वेश्चन था, हमने रिसेंट का अभी का देखना है। उस हिसाब से अगर देखा जाए 2014-15 के बजट के हिसाब से तो ये था 4.1%, लेकिन हमें रिसेंट 2020 या 2021 का चाहिए। तो 2020 का अगर देखा जाए, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, तो 9.3% है ये जीडीपी का, यानी कि जीडीपी का फिजिकल जो डेफिसिट है ये 9.3% है 2020 के अकॉर्डिंग। और 21 और 22 के लिए जो एक्सपेक्टेड है ये रखा गया है 6.8%। तो इसको भी याद रखेंगे। 2021 और 22 के लिए जो अनुमानित रखा गया है राजकोषीय घाटा, वो रखा गया है 6.8%। और आप देख सकते हैं कि कोरोना में ये जो है कितना परसेंट जो है ये बढ़ चुका है। 4.1% था 2015 में, और अभी ये 9.3% तक जा चुका है। तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पंचवर्षीय योजनाओं से क्वेश्चन है। तो पंचवर्षीय योजनाओं से भी लगातार क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो यहाँ 11th पंचवर्षीय योजना की बात की गई है। तो सबसे पहले इसका टाइम पीरियड पता होना चाहिए, जो है 2007 से लेकर 2011 तक। जो 11वीं पंचवर्षीय योजना थी, इसका टाइम पीरियड ये था। और यहाँ जो राइट ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए 4.1%। यानी कि 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि और संबंधित क्षेत्रों की वार्षिक औसत समृद्धि जो दर थी ये 4.1% थी। और ये जो 11वीं पंचवर्षीय योजना थी, इसमें तीव्र व अधिक समावेशी वृद्धि को लक्ष्य रखा गया था, निर्धनता को कम करना रखा गया था, और साथ ही साथ स्कूल छोड़ने वाले जितने भी छात्र थे उनको कम करना, यानी कि जितने भी बच्चे स्कूल छोड़ के जा रहे थे उनकी संख्या को जो था कम करना, इसमें रखा गया था लक्ष्य। और इसके बाद क्या हुआ था, जब 12th 5 ईयर प्लान शुरू हुआ था इस योजना के बाद, तो वो 2014 में उसको बंद कर दिया गया था, क्योंकि प्लानिंग कमीशन को ख़त्म कर दिया गया था, और उसकी जगह जो थी वो नीति आयोग ने ले ली थी। तो इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ नीति आयोग के बारे में भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी आप कवर करके जाएंगे एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट है, हाल ही में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय विकास बैंक का प्रथम प्रेसिडेंट किसको नियुक्त किया गया है। तो प्रथम जो प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए थे ब्रिक्स का जो बैंक है, नेशनल डेवलपमेंट बैंक, जिसको एनडीबी के नाम से भी जाना जाता है, तो केवी कामथ। ऑप्शन ए जो है इसका सही हो जाएगा। केवी कामथ को जो था फर्स्ट चुना गया था प्रेसिडेंट। और ये फाउंड कब हुआ था, एनडीबी यानी कि नेशनल डेवलपमेंट बैंक जो है, ये इसका फाउंडर कौन है इसके बारे में पूछा जाता है। तो इसका फाउंडर जो है ये ब्रिक्स हैं, ब्रिक्स जो एसोसिएशन है वही है इसका फाउंडर, और इसी के अंडर जो है ये काम करता है। साथ ही साथ इसको कब फाउंड किया गया था, तो 2014 जुलाई 2014 में एनडीबी को जो है शुरू किया गया था। इतना इंपॉर्टेंट है। और ब्रिक्स के बारे में भी पता होना चाहिए। तो ब्रिक्स की स्थापना जो थी 2006 में की गई थी। पहले भी हम ब्रिक्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। 2006 में इसकी स्थापना की गई थी। और कौन कौन सी कंट्री इसमें है, तो बी से यहाँ आ जाएगा ब्राज़ील, आर से आ जाएगा रशिया, आई से आ जाएगा इंडिया, सी से आ जाएगा चाइना, और एस से आ जाएगा साउथ अफ्रीका। और 2006 में इसकी स्थापना की गई थी। पहले इसमें जो थी सिर्फ 4 ही कंट्री थी। फर्स्ट 4 जो थी BRIC, सिर्फ ब्रिक के नाम से इसको जो है जाना जाता था, लेकिन जब इसमें 5th कंट्री जो थी साउथ अफ्रीका जो थी जुड़ गई थी, उसके बाद से इसको ब्रिक्स के नाम से जो है वो जाने जाना लगा है। नेक्स्ट आ गया है, योजना आयोग को किसमें तब्दील कर दिया गया है, यानी कि प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस्ड कर दिया गया है। किसके साथ, इंपॉर्टेंट है, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने डिस्कस किया है। तो नीति आयोग के साथ जो है इसको एक्सचेंज कर दिया गया है। और इसकी स्थापना कब की गई है, फाउंडेशन इसकी फॉर्मेशन कब की गई है, तो 1 जनवरी 2015 2015 में 1 जनवरी 2015 को जो है इसकी फॉर्मेशन की गई है। और सरकार द्वारा जो है इसे थिंक टैंक के रूप में भी जाना जाता है, यानी कि इसको थिंक टैंक के रूप में भी जाना जाता है। थिंक टैंक के नाम से भी नोन है। और एग्जाम में पूछा भी जाता है कि थिंक टैंक के नाम से किसे जाना जाता है, तो नीति आयोग को थिंक टैंक के रूप में जाना जाता है। और इसका हेडक्वार्टर जो है ये नई दिल्ली में है। और इसके बारे में ये भी पता होना चाहिए कि इसके अध्यक्ष कौन होते हैं। तो नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं ये होते हैं PM,
यानी कि कोई भी पीएम हो, किसी भी पार्टी का हो, वो नीति आयोग का जो है वो अध्यक्ष होगा। जैसे अभी प्रेजेंट में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं इसके अध्यक्ष हैं, क्योंकि अभी वो प्रधानमंत्री हैं देश के। और इसके उपाध्यक्ष और सीईओ के बारे में पूछा जाता है, तो इसके जो उपाध्यक्ष हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। इसके जो उपाध्यक्ष हैं ये हैं डॉक्टर राजीव, तो इतना पता होना चाहिए। डॉक्टर राजीव कुमार जो हैं इसके उपाध्यक्ष हैं। और सीईओ इसके बारे में भी पता होना चाहिए, तो अमिताभ कांत, अमिताभ कांत जो हैं ये रिसेंट जो हैं इसके सीईओ हैं नीति आयोग के। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जो वो बना है। नेक्स्ट है 14th जो फाइनेंस कमीशन है उसकी सिफारिशें जो है उनकी वो किस टाइम से जो थी प्रभावी हुई थी, यानी कि कौन से टाइम से जो था 14th कमीशन शुरू किया गया था। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही हो जाएगा। 1 अप्रैल से लेकर 2015 से लेकर 31 मार्च 2020 तक जो था ये चला था। और इसके बाद जो है इसकी जगह ले ली गई है 15th जो फाइनेंस कमीशन है उसके द्वारा। इसके अध्यक्ष भी पूछे जाते हैं। तो 14th जो कमीशन था इसके अध्यक्ष थे YV रेड्डी, ये याद रखेंगे। YV रेड्डी जो थे 14th कमीशन के अध्यक्ष थे। और जो अभी चल रहा है इसके अध्यक्ष हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछे जाएंगे, NK सिंह। तो NK सिंह जो हैं ये रिसेंट जो 15th फाइनेंस कमीशन चल रहा है इसके अध्यक्ष हैं। इतनी जानकारी आपको यहाँ से होनी चाहिए। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार सन 2001 से 2011 के मध्य हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई है, यानी कि इन 10 सालों में जो है हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या जो कितने % बढ़ी है। परसेंटेज की अगर बात की जाए 12.94%, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 13% जो है इसमें वृद्धि देखी गई है। पॉपुलेशन की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश की पॉपुलेशन जो है 64,602 इतनी पॉपुलेशन टोटल हिमाचल की है। और इसकी जो डेंसिटी है ये है 123 किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि पर किलोमीटर कितने लोग हिमाचल प्रदेश में रहते हैं, तो 123 लोग जो हैं हिमाचल प्रदेश में पर किलोमीटर के हिसाब से रहते हैं। यहाँ का एरिया जो है एग्जाम में पूछा जाता है 55,673 किलोमीटर स्क्वायर। तो ये यहाँ हिमाचल प्रदेश का जो है ये एरिया है। और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट जो हैं तो 12 डिस्ट्रिक्ट हैं। और यहाँ की जो राजभाषा है वो हिंदी और संस्कृत है। इसी के साथ साथ जो विधानसभा की सीटें भी पूछी जाती हैं 68 हैं। लोकसभा सीट यहाँ पर 4 हैं। राज्यसभा सीट की बात की जाए तो 3 है। और इसका गठन कब हुआ था, तो 25 जनवरी, लगभग लोगों को पता होगा, 25 जनवरी 1971 को जो है ये गठन हुआ था हिमाचल प्रदेश का। बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी थी ये सारी की सारी ही। नेक्स्ट है संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन इज बेस्ड इन द, यानी कि ये किसके अंदर निहित होती है पावर, तो ये होती है भारत के राष्ट्रपति के अंदर। ऑप्शन बी जो है इसका सही हो जाएगा। संघ की कार्यपालिका की शक्ति जो है वो राष्ट्रपति में जो है वो निहित होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक कौन से आर्टिकल में इसका प्रावधान दिया गया है, तो आर्टिकल आ जाता है। इसका आर्टिकल के बारे में एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो आर्टिकल 53 के अंदर ये बताया गया है कि जो संघ की कार्यपालिका की शक्ति है ये राष्ट्रपति में निहित है। और ये संघ की कार्यपालिका जो है इसके बारे में टोटल जो विधान दिया गया है 52 से लेकर 78 आर्टिकल के अंदर जो है वो दिया हुआ है। और इसमें संघ की कार्यपालिका की शक्ति की अगर बात की जाए तो 53 के अंदर, आर्टिकल 53 के अंदर दिया गया है। तो प्रेजेंट में हमारे जो राष्ट्रपति हैं कौन है ये भी पता होना चाहिए। तो ये हैं श्री रामनाथ कोविंद जो हाल ही में शिमला में आए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के भाग 4 में इनमें से किसकी चर्चा जो है वो की गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है संविधान के भाग 4 के बारे में। तो इसमें DPSP की बात की गई है, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत हैं उनके बारे में यहाँ पर बात की गई है। और ये किसके अंदर आते हैं, तो आर्टिकल पता होना चाहिए यहाँ पर, ये आते हैं आर्टिकल 36 से लेकर 51 के अंडर, जितने भी राज्य के नीति निर्देशक जो हैं सिद्धांत हैं। और आर्टिकल 37 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर TGT कमीशन में इसको पूछा गया था और मैक्सिमम बच्चों ने ये गलत किया था। जो 37 आर्टिकल है इसके अनुसार जो है किसी भी न्यायालय द्वारा जो है इनको लागू जो है वो नहीं करवाया जा सकता है, यानी कि जो DPSP है इनको किसी भी न्यायालय द्वारा जो है वो लागू नहीं करवाया जा सकता। ये प्रावधान कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 37 में ये प्रावधान दिया गया है। और कहाँ से ये लिए गए हैं, किस देश के संविधान से अडॉप्ट इनको किया गया है, तो आयरलैंड के सिद्धांत से जो है संविधान से जो है इनको अडॉप्ट किया गया है। तो इसको याद रखेंगे, आयरलैंड के संविधान से जो है
राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को जो है वो अडॉप्ट किया गया है। इतने क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भाग 4। इसके बारे में बार बार पूछा जाता है, मौलिक कर्तव्यों के बार बार पूछा जाता है, उनके बारे में भी। नेक्स्ट आ जाता है धन विधेयक। यहाँ से भी मोस्टली जो है क्वेश्चन देखने को मिलता ही है मनी बिल के बारे में। तो यहाँ पूछा गया कि धन विधेयक के संबंध में इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही है। सही पूछा गया है तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। इसे राज्यसभा में प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है। तो ये जो बिल है मनी बिल, इसको केवल जो है लोकसभा में ही पेश किया जाता है। तो इतने याद रखेंगे कि लोकसभा में ही इसको पेश किया जाता है, राज्यसभा में से पेश हुआ है वो नहीं किया जाता है। और मनी बिल को पब्लिक बिल के नाम से भी जाना जाता है। पब्लिक बिल के नाम से अगर आए एग्जाम में तो भी इसी मनी बिल को ही कहा जाता है। और साथ ही साथ राष्ट्रपति की सिफारिशों भी इस पर अनिवार्य है। राष्ट्रपति की सिफारिशों पर ही इसे पास किया जाता है। और किसके द्वारा इसे पास किए, कौन ये तय करता है कि कोई विधेयक जो है ये धन विधेयक है या नहीं है? तो लोकसभा अध्यक्ष। इसको याद रखेंगे, लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वही तय करते हैं कि कौन सा बिल जो है ये मनी बिल है या नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट बातें थी यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय के जितने भी न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति जो है भारत का राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन बी जो है इसका सही हो जाएगा। तो जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं सर्वोच्च न्यायालय के, उनकी नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा डायरेक्ट की जाती है। और जितने भी न्यायाधीश होते हैं सर्वोच्च न्यायालय के, उनकी नियुक्ति जो है वो मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं सर्वोच्च न्यायालय के, उनकी सलाह पर की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और प्रेजेंट में जो है 34 टोटल जो है 34 जो वकील हैं, जज हैं इस टाइम हमारे सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें एक जो है वो CJI और प्लस जो है 33 अदर जजेज हैं। पहले जो है ये प्रावधान 31 का था, 31 प्लस 30 का था, लेकिन अभी इसे रिसेंटली चेंज किया गया है। और कौन से आर्टिकल में ये प्रावधान दिया गया है? तो 124 आर्टिकल 124 के क्लॉज 2 में ये प्रावधान दिया गया है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का। तो इसे याद रखेंगे कि कौन से आर्टिकल में ये प्रावधान है कि राष्ट्रपति जो है न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। तो आर्टिकल 124 के क्लॉज 2 में ये सारा प्रावधान जो है वो दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा समाजवादी शब्द को प्रस्तावना में जोड़ा गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। और इस पर कंप्लीट वीडियो जो मैं दूसरे चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जितनी भी आज तक हुई हैं सारी ही उसमें हमने डिस्कस की हैं। MCQ भी आपको मिलेगा वहाँ पे इसका, और साथ ही साथ डिटेल चैप्टर भी जो है वो मिल जाएगा। तो उसे देखना ना भूलें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से मैक्सिमम आप देख रहे हैं जब भी पॉलिटी का हम सेक्शन डिस्कस करते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन जो है बार बार पूछा गया है। तो यहाँ जो है ये आ जाएगा ऑप्शन ए। 42nd जो अमेंडमेंट की गई थी, संविधान संशोधन किया गया था, इसमें जो था समाजवादी शब्द को जोड़ा गया था। और इसके साथ साथ धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, 3 शब्द ये जोड़े गए थे, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ये शब्द भी जो थे ये जोड़े गए थे, तो इनको भी याद रखेंगे। यहाँ इसकी जगह धर्मनिरपेक्ष या अखंडता शब्द को भी पूछा जा सकता है। और साथ ही साथ ये जो 42nd जो अमेंडमेंट है, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान के नाम से इसको जाना जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और इसी संविधान संशोधन में जो है शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया था। और साथ ही साथ मौलिक कर्तव्यों को भी जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्यों को भी 42nd अमेंडमेंट में ही जो है भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से पर आधारित है? यानी कि कौन से देश के संविधान से अडॉप्ट किया गया है मौलिक जो हमारे अधिकार हैं उनको, फंडामेंटल राइट्स जो हैं, तो इनको अडॉप्ट किया गया है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अमेरिका के संविधान से। और जो बाकी ऑप्शन दिए गए हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन देश के संविधानों में से भी कुछ ना कुछ जो है इंडिया ने अडॉप्ट किया है। तो पहले यूके की बात कर लेते हैं, यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन जिसको बोला जाता है। तो यहाँ से ली गई है एकल नागरिकता और सरकार का संसदीय रूप, ये यहाँ से लिया गया है। नेक्स्ट की बात करें जर्मनी की, तो जर्मनी से संघ की आपातकालीन शक्तियाँ यानी कि एमरजेंसी जितनी भी पावर्स हैं ये ली गई हैं जर्मनी से। ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है समवर्ती सूची। और लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक जो की जाती है वो ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। और अमेरिका से जो लिया गया है, एक तो आपको मैंने बता दिया मौलिक अधिकार लिए गए हैं, इसके साथ साथ प्रस्तावना ली गई है और
राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है वो भी अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है। साथ ही साथ न्यायिक समीक्षा जो की जाती है, जुडिशियल रिव्यू जिसको बोला जाता है, वो भी अमेरिका के ही संविधान से लिया गया है। तो इस तरह ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जितना भी अडॉप्ट किया गया है दूसरे देश के संविधान से, हमारे देश ने जितने भी अडॉप्शन की हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये था आज का हमारा पॉलिटी का सेक्शन। कैसा लगा जरूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इसी तरह के वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।